राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है विश्वासघात। दीप्ति और प्रीति दोनों बचपन की सहेलियाँ थी। शायद ही किसी ने उन्हें लड़ते झगड़ते देखा होगा। दोनों के पिता रेलवे में अच्छे पदों पर थे, इसीलिए उनका उठना बैठना भी साथ ही होता था। इनकी दोस्ती इसीलिए भी चर्चित थी क्योंकि इनके रूप और स्वभाव दोनों विपरीत थे, लेकिन इन दोनों में खूब जमती थी। दीप्ति जहाँ सुंदर और लंबी थी, वहीं प्रीति कद की छोटी और सांवली, लेकिन नैन नक्श ऐसे कि एक बार नज़र पड़े तो मन पर छप जाए। दीप्ति अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो स्वाभाविक था कि उसका हर जिद मानी जाती थी। वहीं प्रीति 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी और जिम्मेदार थी, और हो भी क्यों ना, भाई बहनों में सबसे बड़ा होना इंसान को स्वतः ही जिम्मेदार बना देता है। दोनों बचपन की सहेलियां अब ब्याह की उम्र तक आ पहुंची थी। कहा तो ये भी जाने लगा था कि क्यों न इन दोनों की शादी एक ही घर में कर दी जाए। दीप्ति को जहां अपना साथी चुनने की आज़ादी थी, वहीं माता पिता की पसंद को अपनाना प्रीति का सपना था। समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन प्रीति के पिता सुरेश चंद्र ने कहा कि प्रीति को देखने लड़के वाले आएंगे। घर में तैयारियां की गई, पर समस्या यह थी कि जो भी लड़का प्रीति को देखने आता, वो उसके सांवले रंग की वजह से उसे नापसंद कर चला जाता था। अंकल, आज मैं प्रीति को तैयार भी करूंगी और उसके साथ भी रहूंगी। देखती हूँ कैसे कोई मेरी सहेली को ना बोल कर जाता है, दीप्ति ने सुरेश बाबू से कहा और प्रीति को लेकर अंदर चली गई। शाम को बैंक में कार्यरत विकास अपने माता पिता के साथ प्रीति को देखने आया। लंबा कद, गोरा रंग, सुडौल शरीर वाले विकास का व्यक्तित्व सब पर अपना जादू कर रहा था। दीप्ति के माता पिता को भी बुलाया गया। अब प्रीति लेकर दीप्ति बाहर आई तो विकास की नज़रें उन दोनों को ही देख रही थी। तभी दीप्ति ने धीरे से प्रीति के कानों में कहा, यार देखना विकास कितना हैंडसम है, तू तो बहुत लक्की निकली। वो तो है, प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा। औपचारिक बातों का सिलसिला खत्म हुआ। विकास और उसके माता पिता ने सबसे विदा ली और अगले दिन अपना विचार प्रकट करने की बात कहकर वहां से चले गए, लेकिन उनके व्यवहार से लग रहा था कि उन्हें प्रीति पसंद है। सो सुरेश बाबू ने राहत की सांस ली। अब तो बस विकास के हाँ कहने भर की देर थी। लेकिन भाग्य विधाता ने कुछ और ही सोच रखा था। उसी दिन रात को जब प्रीति अपने पिता के साथ बाजार से लौट रही थी, तो सुरेश बाबू घर के पास ही मेडिकल शॉप से कुछ दवाइयाँ खरीद रहे थे और प्रीति स्कूटर पर उनका इंतज़ार कर रही थी। तभी तेज रफ्तार में आती एक कार प्रीति को टक्कर मारते हुए वहां से निकल गई। सभी लोग दौड़े। सुरेश बाबू ने तो थोड़ी दूर तक कार का पीछा भी किया। जल्दी से प्रीति को नज़दीक अस्पताल में ले जाया गया। दुर्भाग्यवश स्कूटर प्रीति के बाएं पैर पर गिरने की वजह से उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। अगले दिन सुरेश बाबू जब प्रीति के पास बैठे थे तो वह उदास दिख रहे थे। वो प्रीति को बता तो भी कैसे सकते थे। प्रीति के बारे में पता चलते ही लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया था। प्रीति के पैर में गहरी चोट लगने के कारण वो थोड़ा लंगड़ा के चलने लगी और इस वजह से विकास ने शादी के लिए मना कर दिया। कुछ दिनों बाद प्रीति को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर आ गई। जब वह अपने घर के अंदर आ रही थी तो वह बार बार सामने के मकान की ओर देख रही थी। उधर क्या देख रही है बेटी? प्रीति की माँ ने पूछा। माँ, अंकल, आंटी और दीप्ति कहीं गए हैं क्या? वो मुझसे मिलने भी नहीं आई, प्रीति ने हैरान होते हुए पूछा। पता नहीं, जिस दिन से तेरे साथ वो हादसा हुआ है उसी दिन से वो लोग बिना बताए यहाँ से कहीं और चले गए, माँ ने प्रीति को बताया। आपने पापा से नहीं पूछा? पूछा था, उन्होंने बताया कि दीप्ति के पापा का ट्रांसफ़र हो गया।
ऐसे कैसे? दीप्ति मुझसे बिना मिले, बिना कुछ बताए कैसे जा सकती है? प्रीति खुद से बातें करती हुई अपने वैसाखी के सहारे चलती हुई कमरे में चली गई। प्रीति को विकास की शादी से इनकार करना जितना तकलीफ नहीं दे रहा था, उससे ज़्यादा दुख उसे इस बात से था कि दीप्ति ने बिना कुछ कहे उससे नाता तोड़ लिया। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। दोनों सहेलियां एक दूसरे के जीवन में चल रही बातों से बिल्कुल अनजान थी। 4 साल बीत गए थे। दीप्ति की शादी हो चुकी थी और उसका 3 साल का एक बेटा भी था, यश। दीप्ति अपने पति और बेटे के साथ मसूरी घूमने का कार्यक्रम बनाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ की खूबसूरती में खो जाती है। अचानक उसे ध्यान आता है कि उसका पति और बेटा कब से उसे बुला रहे थे, क्योंकि शाम होने को आई थी और होटल पहुंचना था। दीप्ति को सब कुछ बेस्ट ही चाहिए था, जैसे कि शुरू से उसका स्वभाव था। इसीलिए उसके पति ने मसूरी के सबसे अच्छे होटल का पता कर लिया था और अब वो वहां पहुंच गए थे। दीप्ति और उसका पति रिसेप्शन पर पहुंचकर रूम का पता लगाने लगे और यश वहीं लॉबी में खेलने लगा। होटल के रूम उपलब्ध नहीं होने के कारण उन दोनों को दूसरे होटल जाना पड़ेगा। ये सुनकर दीप्ति नाराज़ हो गई, क्योंकि उसे इसी होटल में रहना था। दीप्ति अपने पति पर बिखर पड़ी और उसने पहले ही इस होटल के रूम क्यों नहीं बुक करवाए। दीप्ति अपना गुस्सा अपने पति और रिसेप्शनिस्ट पर उतारने लगी। दीप्ति का पति रिसेप्शनिस्ट से विनती करने लगा कि किसी भी तरह उन लोगों को एक कमरा दिया जाए, फिर भले ही उसके लिए उन लोगों को इंतज़ार ही क्यों न करना पड़े। अचानक यश का पैर किसी चीज़ में से टकराने की वजह से वह गिर पड़ा और रोने लगा। यश के रोने की आवाज़ सुनकर दीप्ति भागी भागी आई और उसे उठाने के लिए झुकी। तभी उसकी नज़र उस बैसाखी पर पड़ी जिससे टकराकर यश गिर गया था। दीप्ति ने यश को गोदी में उठाया और सॉरी सॉरी कहते हुए उस बैसाखी वाले इंसान की ओर मुड़ी। सामने एक औरत खड़ी थी, जिसे देखकर दीप्ति हक्की बक्की रह गई। वो बैसाखी वाली औरत और कोई नहीं, प्रीति थी। ये प्रीति को विश्वास नहीं हुआ कि ये उसकी बचपन की सहेली दीप्ति है। तू कैसी है? अंकल आंटी कैसे हैं? पहले ये बता, अचानक तू गायब कहाँ हो गई? और ये क्या, तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? प्रीति ने एक ही सांस में सब पूछ लिया दीप्ति से। लेकिन दीप्ति अब भी बुत बनकर खड़ी थी और प्रीति को एकटक देखे ही जा रही थी। कुछ बोलेगी या यूं ही निहारेगी मुझे? दीप्ति के कंधे पर झंझोड़ते हुए प्रीति ने पूछा। हाँ सॉरी यार, कैसी है तू? दीप्ति ने पूछा। दीप्ति अब भी कुछ परेशान सी थी। वो प्रीति के पैर में लगी चोट की वजह पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ तो था जो उसके दिल में दबा था। सॉरी वोरी छोड़, अपने पति और बेटे से नहीं मिलवाएगी क्या? प्रीति बैसाखी संभालते हुए पूछ बैठी। हाँ, ये है मेरा बेटा यश, दीप्ति ने कहा। तभी दीप्ति का पति वहां आया और कहने लगा, दीप्ति चलो हम किसी दूसरे होटल में देखते हैं, हमें यहाँ रूम नहीं मिलने वाला। जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर प्रीति ने उसकी ओर देखा तो विकास को वहां देखकर वह चौंक उठी। अब तक प्रीति को दूसरा सरप्राइज मिल चुका था। वो कभी दीप्ति को देखती तो कभी विकास को। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे, लेकिन मन ही मन उसे दीप्ति के अचानक गायब होने का कारण समझ में आने लगा था। तुम यहाँ कैसे? चुप्पी तोड़ते हुए दीप्ति ने प्रीति से पूछा। इससे पहले कि प्रीति कुछ कहती, उसे पीछे से एक आवाज़ ने टोका। सॉरी प्रीतो, मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया, चलो चलते हैं, इनसे मिलो, ये हैं प्रशांत, मेरे पति और इस होटल के मालिक। प्रीति ने उसे अनुकूलता का परिचय दीप्ति और विकास से करवाया।
दीप्ति और विकास उस गोरे, लंबे और सुगठित शरीर वाले प्रशांत को देखते ही रह गए। प्रशांत के व्यक्तित्व में एक चुंबकीय शक्ति थी। दीप्ति कभी प्रशांत को देखती तो कभी विकास को, और न जाने क्यों वह मन ही मन अपराधी खुद को सोच बैठी थी। एक दूसरे से परिचय का दौर खत्म हुआ तो वह प्रीति उन सब को अपने घर ले जाने लगी। पहले तो दीप्ति और विकास ने बहुत मना किया, लेकिन प्रीति कहाँ मानने वाली थी। आखिर उसकी बचपन की सहेली इतने वर्षों बाद जो मिली थी। दीप्ति जब प्रीति के घर गई तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा आलीशान घर प्रीति का हो सकता है। घर में नौकर चाकर की कमी नहीं थी। घर के हर एक कोने को प्रीति ने खुद सजाया था। बेडरूम में प्रीति और प्रशांत की बड़ी बड़ी सी तस्वीरें को दीप्ति बड़े गौर से देख रही थी। अगर मेरे साथ वह हादसा नहीं हुआ होता तो प्रशांत जैसा जीवन साथी मुझे कभी नहीं मिलता। दीप्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए प्रीति ने कहा, तुझे पता है, मेरे पैर में चोट लगने के कारण जब मैं अस्पताल में थी तो मेरी बगल वाली बेड पर प्रशांत की माताजी थी। हम दोनों घंटे बातें किया करते थे। फिर कुछ दिनों बाद मुझे छुट्टी मिल गई तो मैं घर आ गई। यहाँ आकर पता चला कि अंकल का ट्रांसफ़र हो गया और तुम लोग चले गए और कुछ बताया भी नहीं। मैं तुझे बहुत मिस करती थी। तभी एक दिन प्रशांत और उनकी माँ हमारे घर आई और प्रशांत के लिए मेरा हाथ मांगा। मैंने प्रशांत को अपने पैर के बारे में बताया तो वो हंसने लगा और कहा कि उन्हें और उनकी माँ को मेरे रूप से नहीं, मेरे व्यवहार से प्रभावित किया है। और फिर हमारी शादी हो गई। प्रशांत के कई होटल्स हैं अलग अलग शहरों में। मुझे मसूरी पसंद है, इसीलिए हम यहीं रहते हैं। प्रीति तस्वीरें देखते हुए बोली। तभी अचानक प्रीति की नज़र दीप्ति पर पड़ी, जिसके आंखों में आंसू भर आया था। मुझे माफ़ कर दो प्रीति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा बुरा किया है। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम्हें अगर पता चलेगा तो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया तो तू मुझे नफ़रत करेगी। आज तेरे पैर की ये हालत मेरी वजह से है। विकास ने तुम्हें शादी के लिए ना बोला और फिर हम दोनों ने दूसरे शहर में आकर शादी कर ली। मैंने तुम्हारे भरोसे और विश्वास को तोड़ा है। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इतना कहते ही दीप्ति ने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यूँ कि मेरा एक्सीडेंट जिस कार ने किया वो तू चला रही थी, प्रीति ने कहा। दीप्ति ये सुनकर सन्न रह गई। उसने नज़रें उठाई तो देखा प्रीति मुस्कुरा रही थी। तू जानती थी कि ये मैंने किया है? दीप्ति ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। हाँ, पापा ने तुम्हें तभी कार में देख लिया था जब वो तुम्हारे पीछे भागे थे। मैं समझ गई थी कि तेरे दिल में कुछ तो चल रहा था जो तुझे ये सब करने पर मजबूर कर रहा था। और रही बात विकास की, तो तू अगर पहले बता देती कि तुम्हें वो पसंद है तो मैं खुद तेरे रास्ते से हट जाती। प्रीति ने कोमलता से कहा। मुझे माफ़ कर दो प्रीति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। दीप्ति ने हाथ